कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज। दिल्ली नोएडा बॉर्डर लॉक, चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने लगाया जाम। यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री, लखनऊ में छोड़े दलों के साथ गठबंधन को लेकर ओवैसी ने बिछाई बिसात। राजभर के साथ होटल लेमन ट्री में बैठक। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिवक्ता समागम 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाम 4 बजे माघ मेला बैठक में होंगे शामिल। हाथरस केस में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज। दोपहर बाद सीबीआई पेश कर सकती है स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया। और यूपी के संबंध में बड़ा सड़क हादसा, बस और गैस टैंकर की भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋति मिश्रा। सीधे आपको लिए चलते हैं अधिवक्ता समागम समारोह में, जहां मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। है वो चाइना में बंद होकर वो यहाँ पर नोएडा में लगने जा रही है। 5,000 करोड़ का है। चाइना को जवाब किस तरह से दिया जाता है उसका भी उदाहरण उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार में मिलता है। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं और आप सभी का जो यहाँ पे अधिवक्ता भाई बंधु बैठे हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और अपने क्षेत्र में आपसे बड़ी संख्या अब मुझे नहीं लगती कहीं और होगी। पूरे के पूरे विधानसभा महानगर में तो शहर पश्चिमी में ज्यादा है, और शहर पश्चिमी में जिस प्रकार का विकास हो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कि अधिवक्ता कहीं और रहने वाला है। जो भी नया अपना घर बनाएगा वो शहर पश्चिमी बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला। जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। मैं जब 20 साल पहले वकालत शुरू किया तो जिस विचारधारा में हम लोग काम करते थे उसके आप नेता थे, और व्यवसायिक चैम्बर के जो उद्घाटन की बात आई तो हमने कहा कि इसके हाथ से कराया जाए। हम लोग सभी के प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ अधिवक्ता गवर्नर रहे, हम लोग के बीच में हैं। 86 साल की अवस्था में भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने सरल हैं। एक बार फोन करिए, चाहे जिस जिम्मेदारी पर हो, हम लोग की बात सुनते हैं। मैं माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन दें। माननीय केसरी। गलत लगा है ना? गलत नहीं लगा, बिल्कुल गलत लगा है। आप यहाँ आइए, आप चलिए। जबरदस्ती मुंह उठा के लाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर बैठे हुए सैयद आकिब रजा हमारे सहयोगी फुल लाइन पर मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। आकिब, अधिवक्ता समागम समारोह चल रहा है प्रयागराज में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? आकिब, कितना खास है ये कार्यक्रम? बिल्कुल बेहद खास कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का ये समागम है। कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके साथ न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक हैं
और सिद्धार्थनाथ सिंह है, नंदकुमार और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे का ये कार्यक्रम है जो ये चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मंत्री हाउस के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ये बैठक में शामिल होंगे, जिसमें माघ मेले से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। और तकरीबन 5 घंटे का आज उनका पूरा कार्यक्रम है और शाम के करीब 4:45 बजे ये लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज बेहद खास दिन है प्रयागराज वासियों के लिए और प्रयागराज को भी कई नई सौगात मिलेगी। और खास बात ये भी है कि कोविड काल में माघ मेला हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है, क्या दिशा निर्देश देना है और तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, इसका भी ये अधिकारियों से जायजा लेंगे। और साथ ही साथ साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनको किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराएंगे और अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं वो किस तरीके से हुए, ये सभी को जानकारी लेंगे। तकरीबन 5.5 घंटे के बाद ये यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बेहद खास दिन है आज और योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के अभी फिलहाल अधिवक्ता समागम कार्यक्रम में है और यहाँ पर इस समय त्रिपाठी जी का जो संबोधन है वो चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और कोविड को देखते हुए बहुत ज्यादा संख्या में तो भीड़ नहीं है, लेकिन जो बहुत जरूरी रूप से उन्हीं को बुलाया गया था। तो फिलहाल अभी यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट तक कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद हाउस के लिए रवाना होंगे। मैं इसमें समझता हूँ कि को विचार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब। उत्तर प्रदेश में जितने भी मान्यता प्राप्त और सरकार से सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, सबकी प्रबंध समिति में एक अधिवक्ता की नियुक्ति परामर्श विधि परामर्शदाता के उसमें चल जाए। कम से कम 50,000 अधिवक्ताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का और काम मिल जाए। मैं इसमें समझता हूं कि शासन को विचार करने की आवश्यकता है, क्या निर्णय देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जाने। इसी प्रकार और भी संस्थाएं हैं जिसमें कार्यरत अधिवक्ता का समायोजन बिना वित्तीय भार के किया जा सकता है। और दूसरी चीज आवास की समस्या। आवास की समस्या एक बार समाधान करने हेतु मैंने प्रयास किया था, कुछ हुआ भी, लेकिन अधिवक्ताओं ने उस समय नहीं लिया था जो फ्लैट्स बने थे। अब ज्यादा आवश्यकता है, सस्ते दर पर आवास की व्यवस्था की जाए तो अच्छा होगा। बहुत से लोग गांव से आते हैं, शहर में किराए पर रहते हैं तो कठिनाई होती है। कुछ इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के साथ हम लोग के विश्वविद्यालय के जमाने से जो है बड़े भाई और लोकप्रिय न्याय मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज के अवसर पर आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी जी, बार काउंसिल यूपी के अध्यक्ष आदरणीय जानकी शरण पांडे जी, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आदरणीय अमृतनाथ सिंह जी, सचिव आदरणीय प्रभाशंकर मिश्र जी, हमारे अभिभावक जिनकी वजह से सामाजिक जीवन में, राजनीति में
तो प्रयागराज के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिवक्ता समागम समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। बिहार जीत के बाद यूपी में संभावना तलाश रहे हैं। राजभर समेत कई पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे ओवैसी और छोटी पार्टियों का अलायंस बनाना चाहते हैं ओवैसी। तो 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एंट्री की तैयारी है, अलायंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए छोटी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ओपी राजभर और ओवैसी की फिलहाल बैठक चल रही है लेमन ट्री होटल में और AIMIM भागीदारी मोर्चे के साथ रहेगी, ओवैसी का ये कहना है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए एंगल्स आ रहे हैं, नए नए चेहरों की एंट्री हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी अब 2022 की तैयारी में जुटे हुए हैं और लखनऊ पहुंचे हुए हैं। ओपी राजभर के साथ मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की। आम आदमी पार्टी के बाद AIMIM भी यूपी की राजनीति में जमीन तलाशने में जुटी हुई है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ दौरे पर हैं, जहां कई छोटी पार्टियों के नेताओं के साथ, लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और अलायंस को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल ओपी राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी की बैठक चल रही है और इस दौरान ओवैसी का कहना है कि AIMIM भागीदारी मोर्चे के साथ रहेगी। जनार्दन मिश्रा हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। जनार्दन जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजभर के साथ बैठक चल रही है ओवैसी की, यूपी की राजनीति और जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है पार्टी आम आदमी पार्टी के बाद अब AIMIM की एंट्री हो रही है। अदिति, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बिहार की अपने प्रदर्शन से काफ़ी उत्साहित हो गए हैं और उन्होंने अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश में लग चुके हैं। आज उन्होंने राजभर से बात करी। ओपी राजभर जो यहाँ पर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कई पार्टियों से मिलते रहे हैं, उनके साथ अभी मीटिंग उनकी चल रही है। उसके बाद ये प्रसपा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके कर्ता धर्ता शिवपाल यादव से भी मिलेंगे। तो एक कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन का एक नया प्रारूप तैयार हो, उसके चेहरे बदले जाएं, उसमें नए लोगों को जोड़ा जाए और जो 22 का चुनाव है उसमें भाजपा को कड़ी शिकस्त दी जाए। क्या ये
नहीं लगता कि जिस तरीके से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका दिया बीजेपी ने, उसका बदला लेने के लिए ओवैसी आए हैं लखनऊ आज? देखिए अदिति जी, असदुद्दीन ओवैसी का अगर यूपी में पदार्पण होता है तो ये भाजपा के लिए कहीं न कहीं से फायदेमंद ही हो सकता है, क्योंकि भाजपा भी पोलराइजेशन के थ्रू अपने आप को मजबूत करने का पूरा प्रयास करती है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरीके से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, जो कहीं न कहीं से भाजपा को भी फायदा करेगा। तो ये एक अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे ओवैसी विपक्ष के या भाजपा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन जी। ओपी राजभर के साथ गले मिलते हुए असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह तलाशने में जुटी हुई है। लेमन ट्री होटल में बैठक चल रही है सुभासपा और एआईएमआईएम के चीफ्स की, और छोटे दल के साथ अलायंस की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर राजभर से मुलाकात कर रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव से भी मिल सकते हैं। 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बड़े राजनीतिक उलटफेर हो रहे हैं, नए नए संकेत मिल रहे हैं और नए नए दावेदार भी सत्ता के जुड़ते जा रहे हैं। इससे पहले अपनी जगह तलाशने में जुटी थी और अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा ठोका है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और नए कृषि कानून का कई दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं। तो 21 दिन से लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स अब तैनात कर दी गई है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते 21 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। किसानों की संख्या भी प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अब रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें आपके सामने। बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शन लगातार जारी है किसानों का। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव पूरी तरीके से ठुकरा दिया है और नए कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों की बस एक मांग है कि सरकार इन नए कानूनों को वापस ले। अपनी मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी दूसरी तरफ डटी हुई है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। संशोधन के लिए हालांकि सरकार जरूर मानी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिए सरकार के और लगातार 21 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है किसानों का। गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां रैपिड एक्शन फोर्स सुरक्षा के लिहाज से लगा दी गई है। जावेद हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, नए कृषि कानूनों का विरोध बीते 21 दिन से देखने को मिल रहा है और अब रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर, क्या कुछ अपडेट देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिससे आज किसानों के आंदोलन का इसी दिन के चलते किसान भारी तादाद में किसान लगातार यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं और इसी के चलते किसान आंदोलन को बड़े रूपरेखा देने के लिए रणनीति तैयार की गई है। यानी कि महापंचायत लगातार जारी है। महापंचायत के चलते किसान आंदोलन को बड़ा रूप देने का प्रयास लगातार जारी है। इसी के चलते सरकार ने वहां पर आरपीएफ और अन्य जो जवान है वहां तैनात कर देंगे। भारी तादाद में जवान तैनात कर देंगे। किसी भी हालात से निपटने के लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान जहाँ एक तरफ कृषि कानून को वापस देने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार ने किसानों की इस मांग को ठुकरा दिया है और उन्होंने कुछ संशोधन की बात की है। जबकि किसान लगातार प्रयास में है कि हम जो किसान कृषि कानून है उसको वापस लेकर ही रहेंगे। इसी के चलते किसानों ने महापंचायत कर आह्वान किया कि जितने किसान हैं, जो बिल से परेशान हैं, सभी लोग गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर जुटे और चिल्ला बॉर्डर पर भी लगातार जाम लगाने का प्रयास किया गया था। तमाम ऐसे जो किसान हैं लगातार पहुंच रहे हैं और वह भीड़ लगातार किसानों की जुट रही है। इसी के चलते वहां पर फोर्स को तैनात कर दिया गया। किसी भी हालात से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन लगातार हर चीज पर नजर गड़ाए हुए हैं। साथ में इंटेलिजेंस भी लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। लगातार दिखाई दे रही है कि कई ऐसे हालात ना बिगड़े और कानून व्यवस्था ना हो और महापंचायत यदि किसान आंदोलन को बड़ा रूप देने का कार्य करेंगे। जावेद, वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों के प्रदर्शन की बात करें तो इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए,
देखिए मैं बता दूं आपको, किसान आंदोलन के दिन लगातार वहाँ किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने महापंचायत की है, क्योंकि वो किसानों का एक आह्वान कर रहे हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा किसान जुटे जो दिल्ली कूद कर सके, क्योंकि जिस तरीके महापंचायत बैठक लगातार जारी है किसानों की, वो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। यानी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, 21 दिनों से किसान जो हैं वो सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग लेकिन नहीं सुनी जा रही है। उनकी आगे क्या रणनीति होगी किसानों की सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए? देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन का 21 दिन है, लगातार किसान अपने मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन के जरिए सरकार को उन्होंने दिखाने का भी कार्य किया है। कहीं ना कहीं जो किसी तरीके से सरकार को दिल्ली में घुसने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी तादाद में किसान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और लगातार ट्रैक्टर और ट्रॉली से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर स्थिति की बात की जाए तो भारी तादाद में फोर्स को भी तैनात कर दिया। आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं सीधे प्रयागराज, जहां यूपी अधिवक्ता समागम समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मौर्य जी, जयनारायण पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री श्रीश मेहरोत्रा जी, संचालक प्रशांत सिंह अटल जी, 2 विधायकों को मैं देख पा रहा हूं, सिराथू विधायक श्री शीतला प्रसाद पटेल जी, मंझनपुर विधायक श्री लाल बहादुर जी, विभिन्न जनपदों से यहाँ पे अधिवक्ता बंधु पधारे हैं। इटावा जिलावार के मंत्री साकेत शुक्ला जी, आशुरी सिंह साथ में हैं, झांसी के साकेत गुप्ता जी, सिद्धार्थ नगर के मंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ला जी, कौशाम्बी से राम प्रताप मिश्र जी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, विमल पांडे जी और अनगणित अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जौनपुर से महेंद्र पांडे जी, उनकी पूरी टीम, इलाहाबाद से अध्यक्ष हरिसागर मिश्र जी, कई पूर्व अध्यक्ष भी साथ में, उनकी पूरी टीम है, इलाहाबाद से नीरज पांडे, अवधेश मिश्र, अनूप पांडे जी, कुंडा से कमलाकांत मिश्र जी, शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, फतेहपुर से सुनील वाजपेयी जी, भदोही से रामचंद्र पांडे जी, मीडिया के हमारे मित्र, प्रशासनिक अधिकारीगण जिन्होंने रात भर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और व्यवस्था देखने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संख्या के संबंध में पाठक जी ने कहा, मैंने ये बताना भूल गया था उनसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि संख्या किसी भी दशा में 1000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने उनकी बात मानते हुए 999 कार्ड छपवाए थे और यदि आपका आदेश होता और संख्या के लिए हम लोगों को सीमा में न बांधा जाता तो शायद ये केपी कॉलेज का ग्राउंड आज छोटा हो जाता। ये निश्चित रूप से सही है कि वर्तमान सरकार का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चल रहा है, किंतु प्रदेश का अधिवक्ता अभी भी आपकी तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि सबका साथ और सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए अभी सरकार से कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे ये लगे कि सबके विकास में हमारा भी विकास होगा। निश्चित रूप से न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी अपने बीच के हैं और अधिवक्ता के रूप में, छात्र नेता के रूप में विभिन्न पदों पर उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, बहुत सरल और सुलभ है। हम लोग जब भी किसी कार्यपाल से जाते हैं उनके पास तो वो मिलते हैं, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। किंतु लगभग 70 साल आजादी के बीतने के बाद हम लोग आजाद जरूर हो गए, लेकिन अधिवक्ता अभी भी कचहरी में उचित बैठने की व्यवस्था नहीं पा सका है। कचहरी में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जो भी न्यायपालिका का सीमित बजट आता है उसमें बहुत कुछ या पूरी तरह से 100% न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न मद में खर्च होता है। अधिवक्ताओं के मद में उसमें 1% भी नहीं आता। इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के जो कार्य थे वो भी कम किए जा रहे हैं। थोड़े दिन मैंने पहले पेपर में पढ़ा कि अब खतौनी भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी, उसमें भी अधिवक्ता की जरूरत नहीं रह जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि पहले से ऑनलाइन बनवाए जा रहे हैं, अधिवक्ताओं की भूमिका कम होती जा रही है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि विभिन्न संस्थाओं में सरकार की तरफ से एक अधिवक्ता रखने के लिए या विधि अधिकारी रखना अनिवार्य किए जाने से
अगर हमारे लगभग 50-55 हजार अधिवक्ता समायोजित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का ये कदम अधिवक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज की स्थिति में कोई भी कंपनी बिना कंपनी सेक्रेटरी के नहीं चल सकती। हर कंपनी के लिए बाध्यता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी रखेगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिस तरह हर कंपनी के लिए एक कंपनी सचिव आवश्यक है, उसी तरह से किसी भी संस्था के लिए, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे जिस टाइप की संस्था हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहां पे विधि अधिकारी का एक पैनल होना चाहिए और हमारे अधिवक्ता बंधु विभिन्न तरीके से उसमें शामिल हो सकेंगे और समाज को एक नई दिशा और न्याय दिला सकेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में पदों के सृजन हो रहे हैं, कार्य के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के कार्य के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। विभिन्न ट्रिब्यूनल ऐसे बनाए गए जहां पे ये लिखा होता है कि अधिवक्ताओं की यहां पे आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में अगर अधिवक्ताओं को इसे हटा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ऐसी लागू की गई जिसमें वर्ड यूज किया गया अधिवक्ता के सिवाय, एक्सेप्ट एडवोकेट। मेरा निवेदन है और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।